मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मगोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में तालाबों की रचना, उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उनमें जो कमल है उस कमल का आकार या अवगाहना, उसमें रहने वाली देवियां और इसके उपरांत उन तालाबों से निकलने वाली नदियों की चर्चा हुई थी। अब आइए प्रारंभ करते हैं। ये नदियां किस तरफ और किस समुद्र में जाकर मिलती हैं। पहला सूत्र देखें, सूत्र नंबर 21, अध्याय 3। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इस सूत्र में तीनों विसर्ग बोलने हैं अपने को। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। बोलिए, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। अर्थ देखें, द्वयोर द्वयोः, दो दो में से, अर्थात हमने 14 नदियों के जोड़े बनाए थे ना, दो दो करके। गंगा सिंधु एक जोड़ा, रोहित रोहिताश्या दूसरा जोड़ा, हरित हरिकांता तीसरा जोड़ा। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं द्वयोर द्वयोः, इन दो दो में से पूर्वाः, पहले वाली नदी, पूर्व गाह, पूर्व की ओर, गाह माने बहती है। शेष नदियों का क्या होता है, इसके लिए अगला सूत्र देखें, शेषास्त्वपरगाः। शेषास्त्वपरगाः। बोले, शेषास्त्वपरगाः। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, शेषाः तु अपरगाः। शेषा माने बची हुई नदियां, तू माने लेकिन, अपर माने अपोजिट साइड में, गाह माने बहती हैं। अर्थात दो दो नदियों में पहली नदी पूर्व की ओर बहती है तो दूसरी नदी पश्चिम की ओर बहती है। जैसे गंगा सिंधु, गंगा पूर्व की ओर बहती है, सिंधु पश्चिम की ओर बहती है। रोहित रोहिताश्या, रोहित पूर्व की ओर बहती है, रोहिताश्या पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा समझना चाहिए। सूत्र का अर्थ फिर देखें, शेषाः तु, लेकिन बची हुई नदियां, अपर, अपर माने अपोजिट साइड माने पश्चिम की ओर, गाह माने बहती हैं। आइए नक्शे पे इन दोनों सूत्रों को जरा देख लेते हैं। पहला सूत्र था द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, दो दो में से पहली नदी पश्चिम की ओर बहती है और शेषाः तु अपरगाः, और दूसरी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। नदियों के अगर हम नंबर डालें तो हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये पूर्व की ओर बहती हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ये इन दोनों सूत्रों का सारांश हुआ। अब नक्शे में देखते हैं। ये समुद्र है लवण समुद्र। इस लवण समुद्र में ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा। इसको पूर्व पश्चिम कैसे करेंगे, यहाँ से इस बक्षारगिरी से लाइन खींचते हैं हम, यहाँ एक बक्षारगिरी, ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। अब देखना है कौन सी नदी किधर बह रही है। देखिए, ये गंगा नदी इधर पूर्व की ओर
और ये सिंधु नदी पश्चिम की ओर, ये दूसरी रोहित पूरब की ओर, रोहिताश्या पश्चिम की ओर, हरित इधर, हरिकांता इधर, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला पूरब की ओर, रूपकूला पश्चिम की ओर, रक्ता पूरब की ओर और रक्तोदा पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह इन 14 नदियां किन तालाबों से निकली और ये किस दिशा में बहती है, इनकी बात तो होती है। बिल्कुल ध्यान रखना है, जो इवन नंबर्स हैं वो पश्चिम की ओर है, ऑड नंबर्स हैं वो पूरब की ओर है। 14 नदियों के हम नंबर डाल दें और इनके बहने का क्रम इससे समझ लें। प्रश्न होता है, क्या इन नदियों में और भी कुछ नदियां मिलती हैं? तो आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। बोलिए, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। अर्थ लिखें, चतुर्दश नदी सहस्र, सहस्र माने हजार, चतुर्दश माने 14, 14,000 नदियों से परिवृता घिरी हुई हैं। अर्थात इन नदियों की 14,000 नदियां परिवार नदियां हैं जो इनमें आकर मिलती हैं, जॉइंट होती हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता अर्थात 14,000 नदियों से घिरी हुई हैं गंगा सिंधु आदि नदियां। सूत्र का अर्थ क्या बना? गंगा और सिंधु इन दो नदियों में 14,000 छोटी नदियां और आकर मिलती हैं। ये जम्बूद्वीप और ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी। प्रश्न है, गंगा और सिंधु नदी में छोटी नदियां कितनी मिलती हैं? 14,000 इसमें और 14,000 इसमें। अब प्रश्न ये स्वाभाविक उठता है, अब इसके बाद ये जो और नदियां हैं, रोहित रोहिताश्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, इनमें कितनी नदियां मिलती हैं? तो जो टीकाकार हैं उनके लिखे हुए अनुसार इनसे दूनी नदियां मिलती हैं। जरा ध्यान से समझें, गंगा और सिंधु में 14,000, रोहित रोहिताश्या में 28,000 दुगनी। अच्छा, हरित और हरिकांता में 56,000 और सीता और सीतोदा में 1,12,000, 1,12,000 दोनों। अब इससे आधी आधी कर दीजिए, इससे आगे चलेंगे तो ये नरकांता और नारीकांता इनमें कितनी आती हैं? इनमें 56,000, सुवर्णकूला रूपकूला में 28,000 और ये रक्ता और रक्तोदा में फिर 14,000 नदियां मिलती हैं। अर्थात यहाँ से बढ़ाएंगे ना, 14, 28, 56, 112,000 नदियां। अब आधे आधे चलेंगे, 56,000, 28,000 और 14,000 नदियां इनमें आकर मिलती हैं और इनसे मिलने के बाद में ये नदियां फिर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। देखो, ये इधर गई समुद्र में, ये इधर इस समुद्र में गई और 14,000 नदियों का जल लेके ये नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। 7 नदियां पूर्व समुद्र में, 7 नदियां पश्चिम समुद्र। अब प्रश्न आता है, नदियों की बात हो गई, अब जरा ये बताएं भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? आइए अगला सूत्र देखते हैं। भरतः षड्विंशति
भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। बोलिए भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। फिर बोलिए भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। सूत्र का अर्थ जरा बोर्ड पे देखें, क्योंकि सूत्र का अर्थ थोड़ा कड़ा है। भरतः भरत क्षेत्र, षड षड माने 6, विंशति माने 20, षड्विंशति माने 26 और पंच माने 5 योजन 100, मतलब 500 योजन। विस्तारः विस्तार वाला है। फिर एक बार देखें, भरत क्षेत्र का विस्तार षड्विंशति 26 और पंच योजन शत 500 योजन अर्थात 526 योजन है। और कुछ ज्यादा भी है क्या कि हाँ, और योजनस्य एक योजन के, इसका संधि विच्छेद करें, च एकोन विंशति भागा, एक ऊन विंशति, एक कम 20 माने 19 भागों में से। थोड़ा सूत्र का थोड़ा कड़ा है, अच्छी तरह समझें जरा। योजनस्य एक योजन के एकोन विंशति भागा 19 भागों में से षट च 6 भाग और है। 526 से 6/19 योजन है। देखो, षड्विंशति 26, पंच योजन शत 500 योजन और 19 भागों में से 6 भाग और, अर्थात 526 से 6/19 योजन है। प्रश्न ये है, हम विस्तार से क्या समझें? भरत क्षेत्र की यो लंबाई यो चौड़ाई, किधर की चौड़ाई माने, इसके लिए जरा नक्शे पे नजर डालते हैं। भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? यहाँ से लवण समुद्र की बॉर्डर से लेके और हिमवंत पर्वत तक। देखो, ये पूरा हिमवंत पर्वत है, ये वाला लिखा है हिमवंत पर्वत, हिमवंत पर्वत ये। तो हिमवंत पर्वत की इस सीमा से यहाँ तक ये लवण समुद्र तक ये भरत क्षेत्र है। तो 526 से 6/19 योजन हम कहाँ से कहाँ के लिए माने? तो 526 से 6/19 योजन यहाँ से ठीक यहाँ तक की ये चौड़ाई है। इसे कहते हैं विस्तार। यूं नहीं मान लेना ये विस्तार कितना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं मानते। इसको ऐसे मानना है, यहाँ से हिमवंत पर्वत की बॉर्डर से और लवण समुद्र की सीमा तक, बॉर्डर तक, ये कितना 526 से 6/19 योजन है। मैंने पहले ही बताया था, एक योजन का अर्थ होता है 2000 कोस। एक कोस बराबर 2 मील, 1 मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर। अर्थात भरत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक 526 से 6/19 योजन चौड़ा है। भरत क्षेत्र का विस्तार हमको ज्ञात हुआ। अब जो अन्य क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार क्या है, यह बताने के लिए अगला सूत्र देखते हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। बोलिए, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। आपने भरत क्षेत्र का विस्तार तो बता दिया। अब
अगले जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार क्या है? सूत्र देखें, तत् द्विगुण दुगुण, तत् माने उस भरत क्षेत्र के विस्तार से द्विगुण दुगुण विस्तारा, दुगना दुगना विस्तार है। किनका? वर्षधर पर्वतों का, वर्षा क्षेत्रों का। कहाँ तक? विदेहांता, विदेह अंत तक, मतलब विदेह तक। सूत्रकार क्या लिख रहे हैं कि भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार दुगना दुगना है, विदेह तक। अब जरा समझें इसको। भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया ये पर्वत, इसके बाद आया क्षेत्र, इसके बाद क्या आया? ये पर्वत, इसके बाद आया क्षेत्र, इसके बाद आया ये पर्वत, इसके बाद आया विदेह क्षेत्र। हम कैसे लगाएंगे इसको? जैसे मान लो इसका विस्तार है 526 सही 6/19, इसको दुगना कर दो, वो इस पर्वत का विस्तार माने मोटाई है, और इससे दूना विस्तार है इस क्षेत्र का, इससे दूना विस्तार है इस पर्वत का, इससे दुगना विस्तार है इस क्षेत्र का, इससे दुगना विस्तार है इस पर्वत का, और इससे दुगना विस्तार है इस क्षेत्र का। मान ले भरत क्षेत्र का विस्तार मान लो 1 है, एक भरत क्षेत्र का विस्तार मान लो 1 योजन, तो ये पर्वत 2 योजन चौड़ा, ये क्षेत्र 4 योजन, ये फिर 8 योजन, ये क्षेत्र 16 योजन, ये पर्वत 32 योजन, और ये क्षेत्र 64 योजन विस्तार वाला है। विस्तार माने यहाँ से यहाँ तक। तब दुगुण दुगुण विस्तारा, इस भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। वर्षधर माने पर्वत, वर्षा माने क्षेत्र, यहाँ तक, यहाँ तक है। इसके आगे नहीं है ना, विदेह क्षेत्र तक दुगना दुगना करना है। आगे क्या है ये आचार्य स्वयं बताएं। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः, बोलिए उत्तरा दक्षिण तुल्याः। अभी हमने जो चर्चा की, नक्शे में आपको दिखाया था, भरत से विदेह तक ये चर्चा हुई दक्षिण साइड की। अब विदेह के बाद उधर जो उत्तर की साइड में जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार कितना है? तो आचार्य ने कितना अच्छा सूत्र बनाया। उत्तरा, उत्तर की तरफ जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के तुल्य माने बराबर है, दक्षिण के समान है। सूत्र देखें कितना अच्छा बना है। उत्तरा, उत्तर की तरफ जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार दक्षिण की तरह समझना चाहिए। आओ आए जरा हम नक्शा देखते हैं। ये नक्शा है, इस नक्शे में ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम। चर्चा कैसी है कि इस भरत क्षेत्र के विस्तार से इस पर्वत का दुगना, इस क्षेत्र का दुगना, इस पर्वत का दुगना, इस क्षेत्र का दुगना, इस पर्वत का दुगना और इससे दुगना विदेह क्षेत्र का है। पहला सूत्र था ना, तद्द्विगुण दुगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः, विदेह तक। अब ये जो क्षेत्र और पर्वत हैं ये उत्तर की ओर के हैं, ये दक्षिण साइड है, ये उत्तर साइड है। आचार्य ने सूत्र क्या लिखा? उत्तरा, उत्तर के क्षेत्र और पर्वत दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के बराबर हैं। कैसे लगाएंगे इसको? अब ये मान लीजिए पहले हमने गिना था ना, भरत क्षेत्र को 1 माना तो ये हिमवत पर्वत 2 हुआ, हेमवत क्षेत्र 4 हो गया दुगना, और ये दूसरा महाहिमवत पर्वत 8 हो गया, ये हरि क्षेत्र 16 हो गया,
ये पर्वत 32 हो गया और ये हो गया 64। अब इनका देखते हैं विस्तार। अब ये 64 है ना, तो ये नील पर्वत ये 32 हो गया। रम्य क्षेत्र आधा आधा करिए। अब रम्य क्षेत्र 16 हुआ, फिर ये रुक्मिणी पर्वत 8 हुआ, फिर ये हिरण्यवत क्षेत्र 4 हुआ, फिर शिखरिणी पर्वत 2 हुआ और ऐरावत क्षेत्र पुनः 1 हो गया। अर्थात ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के समान है। ये शिखरिणी पर्वत का विस्तार हिमवत पर्वत के समान है। ये तीसरा हिरण्यवत क्षेत्र का विस्तार हेमवत क्षेत्र के बराबर है। सूत्र का अर्थ कैसे हमने लगाया? तद दुगुण दुगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। ये दक्षिण की बात हो गई। अब उत्तरा दक्षिण तुल्या, तो उनको कैसे लगाया? विधेय से हमने आधा 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 किया। अर्थात विधेय 64 था, तो ये 32, 16, 8, 4, 2 और ऐरावत क्षेत्र फिर 1 माने भरत क्षेत्र के बराबर है। ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के बराबर है। इस तरह ये सूत्र बना उत्तरा उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तर के क्षेत्र और पर्वत दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत के समान हैं। क्या जम्बू द्वीप में सब क्षेत्रों में समान काल रहता है या आयु अवगाहना आदि बढ़ती घटती है? तब आचार्य ने सूत्र लिखा भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट् समयाभ्याम् मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम् सूत्र जरा कड़ा है, ध्यान से बोले, अशुद्धि नहीं करें। भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट् समयाभ्याम् मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम् बोलिए भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट् समयाभ्याम् मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम्। अर्थ देखते हैं। हाँ देखिए, भरत ऐरावत योः, भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में वृद्धि माने बढ़ना और ह्रास माने घटना होता है। षट् समयाभ्याम 6 कालों के द्वारा, किनके? उत्सर्पणी और अवसर्पणी के। सूत्र का अर्थ कैसा लगाया? भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। अर्थात हमेशा एक सा नहीं रहता वातावरण। गुरुजी, अभी जो आपने 6 कालों के बारे में चर्चा की है, तो ये 6 कालों का परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में भी होता है? सूत्र पढ़ो ना ध्यान से। आचार्य ने क्यों लिखा? आचार्य ने स्पष्ट लिखा है ना, भरत और ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में ही होता है, अन्य में नहीं। इसका मतलब अन्य जो 5 क्षेत्र बचे उनमें 6 काल वाला परिवर्तन नहीं होता। और एक विशेष बात और, ये परिणमन जो होता है, घटना बढ़ना, ये इन भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं। ये विशेष बात और है, ये नहीं कि पूरे भरत क्षेत्र में होता। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 14 नदियों में से कौन किस तरफ बहती है ये हमने पढ़ लिया। इन नदियों में कितनी नदियां और मिलती हैं ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद भरत क्षेत्र का विस्तार भी हमने देखा, अन्य क्षेत्र पर्वतों का विस्तार देखा, और हमने ये भी देखा आज 6 कालों का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। 6 कालों का परिवर्तन क्या होता है और कैसे होता है, ये अब कल की पाठशाला में बताएंगे, क्योंकि आपका समय हो गया है। जय जय।